क्या कुर्मी समाज को नाराज करना भाजपा को भारी पड़ जाएगा? जिस तरीके से हाल ही में जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो सीपी चौधरी जो गिरिडीह से चुनाव जीते उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया, जिसके बाद सीपी चौधरी ने भी इस बात को लेकर आश्चर्य प्रकट किया और ये कहा कि मेरा नाम आगे चल रहा था, फिर क्या हुआ पता नहीं। और उसके बाद बिहार से जीतन राम मांझी का जिक्र किया और नेताओं का जिक्र किया जिनके पास बहुत ज्यादा वोट बैंक नहीं है, फिर भी उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया। क्या बीजेपी ने कुर्मी वोट बैंक साधने के लिए सुदेश महतो को जिम्मा दिया और खुद कुर्मी बड़े नेता को अपने साथ नहीं ला पाए? क्या इसका भी खामियाजा भुगतना होगा? क्या जयराम महतो जिस तरीके से झारखंड की सियासत में उभरे हैं, इसका भी नुकसान अब भाजपा को उठाना पड़ेगा? क्योंकि भाजपा जो है वो सुदेश महतो के जरिए कुर्मी वोट बैंक पर निर्भर थी, लेकिन हालिया में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में जयराम महतो एक बड़े कुर्मी नेता के तौर पर उभरे हैं और चूंकि लोकसभा चुनाव में अपना दमखम दिखाया, गिरिडीह लोकसभा से इंडिया और एनडीए के बीच टक्कर के बावजूद जयराम महतो जो है वो 3.5 लाख वोट लाए और सीपी चौधरी और मथुरा महतो से ज्यादा वोट से पीछे नहीं रहे। और सिर्फ जयराम महतो ही नहीं बल्कि उनके कई लोग जो अलग अलग लोकसभा में उतरे, कुल मिलाकर 8 लाख वोट लाए और वो भी तब जब यह चुनाव राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा था। अब जब विधानसभा का चुनाव होगा, जब यहां लोकल मुद्दे होंगे, तो जयराम महतो एक मजबूत फैक्टर बनकर उभरेंगे और कहा जाता है ये सुदेश महतो की पार्टी आजसू के लिए एक संकट है। जयराम महतो का कद जितना बढ़ेगा, सुदेश महतो का कद जो है उतना ही घटेगा। और सुदेश महतो के बारे में कहा जाता है उन्हें जयराम महतो कड़ी टक्कर देने वाले हैं, लोकसभा चुनाव के परिणाम बता रहे हैं। और अगर विधानसभा चुनाव में सुदेश महतो की पार्टी आजसू अच्छा परफॉर्म नहीं करती है और जिन क्षेत्रों में सुदेश महतो मजबूत हैं वहां पर अगर जयराम महतो अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं तो फिर कहीं न कहीं सुदेश महतो के राजनीतिक अस्तित्व पर भी सवाल खड़े होंगे। हम इन तमाम सवालों के इर्द गिर्द हमारा पूरा विश्लेषण होगा। पूरे विश्लेषण के साथ हमारे साथी विवेक जी मौजूद हैं। विवेक जी, पहला सवाल यही है कि क्या कुर्मियों को नजरअंदाज कर रही है भाजपा? 2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा में लगातार प्रयोग करने का, एक्सपेरिमेंट करने का सिलसिला जारी रहा। चाहे हम बात करें बाबूलाल मरांडी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बात, चाहे वर्षों तक जो नेता प्रतिपक्ष है उसकी खाली पड़ी कुर्सी की बात, चाहे हम बात करें दलित नेता अमर बावरी की नेता प्रतिपक्ष बनाने की बात, चाहे हम बात करें रघुवर दास का उड़ीसा में बतौर राज्यपाल ट्रांसफ़र कर देने की बात, चाहे हेमंत बिश्व शर्मा को सह प्रभारी और शिवराज सिंह चौहान को प्रभारी बनाने की बात, ये सारे वो एक्सपेरिमेंट है जो भाजपा लगातार 2019 के विधानसभा चुनाव हारने के बाद कर रही है ताकि झारखंड में संगठन को मजबूत किया जाए। अब हम बात करें कुर्मियों की, झारखंड में जो रजिस्टर्ड आबादी है कुर्मियों की वो 16% है। हालांकि जो झारखंड के कुर्मी है वो ये दावा करते हैं कि उनकी आबादी 20 से 25% झारखंड में है, लेकिन जो कुर्मी समाज है वो झारखंड का दूसरा प्रभुत्व वर्ग है, दूसरा ऐसा मतदाता वर्ग है जो कि झारखंड में सबसे प्रभावशाली मतदाता वर्ग है। 26% आबादी झारखंड का सबसे बड़ा मतदाता वर्ग है जो कि झारखंड का सबसे प्रभावशाली मतदाता वर्ग है। उसके बाद कुर्मी समाज आ जाता है। तो झारखंड में कुर्मियों के को साधने की जिम्मेदारी एक तरह से भाजपा ने आजसू को दे रखी है। जिस तरह से भाजपा में कोई बड़े नेता, उस कद के नेता अभी तक नहीं निकले हैं जो कुर्मियों के बड़े नेता कहलाए हो, और सुदेश महतो एक ऐसे नेता है जो कुर्मियों के एक बड़े नेता के तौर पर देखे जाते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या कुर्मियों को नज़रअंदाज कर रही है भाजपा? क्योंकि मोदी 3.0 जब गवर्नमेंट बना उसके बाद से 3.0 के बाद से ये कहा जाने लगा कि कहीं ना कहीं किसी महतो नेता को जो है उसमें जगह दी जाएगी। सीपी चौधरी, चंद्र प्रकाश चौधरी का नाम चल रहा था, लेकिन उनके जगह जो है वो अन्नपूर्णा देवी जो कि यादव समाज से आती है उनका नाम आया, उनको मंत्री बनाया गया। वैश्य समाज से आने वाले संजय सेठ को मंत्री बनाया गया, जबकि
दुल्लू महतो, विद्युत बरन महतो और सीपी चौधरी, ये तीनों वो नेता है जो कि कुर्मी समाज से आते हैं। इनको मंत्री पद नहीं दिया गया। इसके बाद से झारखंड का कुर्मी समाज जो है वो भाजपा से और दूरी बनाने लगा। हालांकि और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन अभी का जो हाल का मुद्दा है, ये मोदी मंत्रिमंडल के गठन के बाद से कुर्मियों में एक, हम कहें तो, आक्रोश का भाव निकल के सामने आया। विवेक जी, इसका एक पर्सपेक्टिव ये भी हो सकता है कि बीजेपी को ये लगा हो कि जयराम महतो जिस तरीके से उभर रहे हैं तो कुर्मी अधिकतर वोट जो है वो जयराम महतो को जाएगा। अगर जयराम महतो लोकसभा चुनाव में, जब मुद्दे राष्ट्रीय थे, उस वक्त के चुनाव में पहली बार में जब इतनी कड़ी फाइट दी, तो शायद बीजेपी को लगा हो कि विधानसभा चुनाव में जयराम महतो उनकी टीम जो है काफी अच्छा परफॉर्म करेगी तो कुर्मी वोट बैंक उधर शिफ्ट होगा। इससे अच्छा है कि अन्य जातियों को अपने पाले में लाया जाए। क्या ये एक फैक्टर रहा किसी महतों को, कुर्मी को केंद्रीय मंत्री नहीं बनाए जाने के कारण? क्योंकि उनको लगता हो सुदेश महतो कुर्मी के नेता नहीं रहेंगे, जयराम महतो बन जाएंगे। देखिए, आपने जो फैक्टर की बात की, आपको बता दूं कि जैसा कि चुनाव में देखने के लिए मिला, गिरिडीह का चुनाव हो रहा था, उसमें कड़ी टक्कर जयराम महतो ने दी। भाषा आंदोलन के बाद से कुर्मियों के बीच जयराम महतो का कद है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। और अभी की हम बात करें तो हमारे पास कुछ डेटा भी है, जैसा कि हम बात करें खूंटी की, रांची की, सिंहभूम की, गिरिडीह की, यहाँ पे कुर्मी वोटरों ने भाजपा के पाले में वोट नहीं किया। ये जो है वो JBKSS और जयराम के तरफ गए इन सीटों पे। यहाँ पे कुर्मियों की संख्या जो है वो ज़्यादा है और यहाँ के जो वोटर है वो जयराम के तरफ गए, JBKSS के तरफ गए। तो ये एक डेटा बताता है कि कहीं ना कहीं कुर्मी समाज जो है वो अपना विकल्प ढूंढ रहे थे और जयराम के नाम पे उनको एक नया विकल्प मिल गया है जो कि एक मौजूद विकल्प है। इससे पहले कहीं ना कहीं जो कुर्मी वोटर है वो आंसू के तरफ जाते थे और यही कुछ गणित जो है वो भाजपा चलाती थी। भाजपा सवर्ण वोटर और OBC वोटर को साधने में माहिर मानी जाती है, लेकिन 2019 के चुनाव में जिस तरह से CNT एक्ट में संशोधन की हम बात करें, चाहे रघुवर दास पे आरोप लगे कि वो आदिवासी विरोधी उनके जो भी क्रियाकलाप है वो है, तो इन सभी आरोपों के बीच में कहीं ना कहीं आदिवासी समाज ने जो है वो दूरी बनाई। और झारखंड में किसी भी पार्टी को अगर सत्ता में वापस आना है तो उनको आदिवासी और कुर्मियों का एकमुश्त वोट हासिल करना ही होगा, लेकिन इसको हासिल करने में भाजपा नाकामयाब रही। और रघुवर दास का जिस तरह से कार्यकाल रहा, उसके बाद से आदिवासी समाज उनसे नाराज हो गए और उसका नतीजा भी देखने के लिए मिला। रघुवर दास की सरकार चली गई, भाजपा की कड़ी हार हुई। इसके बाद से कहीं ना कहीं भाजपा ने ये समझा कि आदिवासियों को अब जो है वो टारगेट करना पड़ेगा। इसी को देखते हुए ही JVM का विलय भाजपा में करवाया गया और बाबूलाल मरांडी को जो है वो नेता विपक्ष बनाया गया। हालांकि उनको नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी बहुत सालों तक नहीं दी गई, लेकिन उसके बाद भी उनको जो है वो नेता विपक्ष बनाया गया, नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी खाली रही और उसके बाद भाजपा ने बाबूलाल मरांडी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। तो ये आदिवासियों के बीच में संदेश दिया गया कि हम आदिवासियों के हितैषी हैं। बाबूलाल मरांडी के चेहरे को आगे करके और आजसू को ये जिम्मा दिया गया कि वो जो है वो कुर्मी वोटरों को साधे। कहीं ना कहीं कुर्मी वोट बैंक जो है वो सुदेश महतो से पहले कनेक्टेड बताए जाते थे, लेकिन इसी बीच भाषा आंदोलन हुआ और उसके बाद से भाषा आंदोलन में जयराम महतो उभरे और जयराम महतो क्योंकि कुर्मी जाति से आते हैं तो उसके बाद से कहीं ना कहीं जो कुर्मी वोटर है वो जयराम महतो के तरफ दिखे। जिस तरह से लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आए, गिरिडीह में भी आपने देखा कि कुर्मी वोटर, क्योंकि वो उसी जाति से आते हैं जयराम महतो, तो बड़ी संख्या में कुर्मी वोटरों ने JBKSS और जयराम, जहाँ जहाँ भी कुर्मी वोटर बड़ी संख्या में है, उन्होंने JBKSS और जयराम महतो को चुना बजाय आंसू के। क्या आप डेटा दे सकते हैं कि वो कितने विधानसभा चुनाव है जहां कुर्मी वोट बैंक प्रभावशाली है, एक निर्णायक भूमिका में होती है, अगर वो चाहे तो खेल बना सकती है और बिगाड़ सकती है? देखिए, झारखंड में 20 से ज़्यादा ऐसे विधानसभा है जहाँ पे कुर्मी वोटर जो है वो निर्णायक भूमिका में रहते हैं। आपको बता दें कि कुर्मी वोटरों की जो आबादी है वो झारखंड में दूसरी ऐसी आबादी मानी जाती है जो कि बहुल आबादी है और दूसरी ऐसी जनसंख्या मानी जाती है जो कि प्रभावशाली जनसंख्या है। लेकिन भाजपा के पास वैसे लीडर नहीं है। पहले हम बात करते थे सिंदरी के लीडर थे इंद्रजीत महतो, भाजपा के पास थे। रामटहल चौधरी भाजपा के पास थे।
वो सांसद थे, लेकिन अब भाजपा में कुर्मी के वैसे चेहरे नहीं रहे। कहीं ना कहीं कुर्मियों को नज़रअंदाज करना अब भाजपा के लिए भारी पड़ रहा है। लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चूग गई खेत। तो आपको बता दें कि अब आंसू से भी कनेक्टेड नहीं बताए जा रहे हैं कुर्मी वोटर, और भाजपा ने कुर्मी वोटर को कनेक्टेड नहीं किया। अगर जयराम महतो के पाले में चले जाते हैं कुर्मी वोटर सीधे तौर पे, और जिस तरह से हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई उसके बाद से आदिवासी वोटर आपने देखा कि किस तरह से ट्रांसफ़र हुए हेमंत सोरेन के जेएमएम के तरफ। आपने देखा 5 आदिवासी सीटों पे जो है वो भाजपा की हार हुई। तो हम कह सकते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा की राह जो है वो बहुत ज़्यादा कठिन बताई जा रही है। हाँ, क्योंकि आदिवासी के रिजर्व 5 सीट बीजेपी हारी है, मतलब वहां पर बीजेपी को लेकर गुस्सा आदिवासियों में। तो अगर इंडिया गुट वो तमाम आदिवासी सीटें जीत जाता है, अधिकतर सीटें मान लीजिए, और चूंकि इसके अलावा जो सामान्य सीटें हैं उनमें से कईयों पर कुर्मी वोट निर्णायक भूमिका में है, अगर वो जयराम के साथ जाता है जो पहले सुदेश महतो की वजह से बीजेपी में जाया करता था, तो बीजेपी का जो है नुकसान होगा, और ऐसे में इंडिया गुट को जो है वो फायदा पहुंच सकता है। इसलिए कहा जा रहा है कि जो कुर्मियों की जनसंख्या है सरकारी आंकड़े के मुताबिक 15 से 16% है, लेकिन जो कुर्मी समाज के बड़े नेता कह लीजिए या इनसे जुड़े बुद्धिजीवी लोग कह लीजिए, वो कहते हैं कि हमारी जनसंख्या जो है वो एक्चुअल में 20 से 25% है, और ये दावा किया जाता है कि 20 से 30 सीटों विधानसभा ऐसी हैं जहां कुर्मी समाज जिधर एक तरफा हो जाएगा, पलड़ा जो है उधर झुक जाएगा। क्या कुछ और अपडेट हैं इसको लेकर के? देखिए, आदिवासी समाज जो है वो हमेशा से ही सरना धर्म कोड की मांग करते रहा है। सरना धर्म कोड की मांग करने वाला आदिवासी समाज हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद जो है वो जेएमएम के तरफ पूरी तरह से शिफ्ट हो चुका है। बाबूलाल मरांडी का भी चेहरा जो है वो काम नहीं आया लोकसभा चुनाव में। आपको बता दें, इसी के साथ अगर हम कुर्मी समाज की बात करेंगे तो कुर्मी समाज की लगातार मांग 1932 की रही है। इसी के साथ साथ कुर्माली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की भी मांग लगातार कुर्मी समाज के तरफ से की जा रही थी। लेकिन जब रघुवर सरकार थी तो रघुवर सरकार ने 1965 वाली नीति लाई, उसमें आंसू सहयोगी थी। उसके बाद से कहीं ना कहीं कुर्मी समाज भी जो है वो कटते नजर आई आंसू से, क्योंकि कुर्मी समाज का हमेशा से मांग रहा है 1932 का। इसी के साथ साथ कुर्मी समाज का एक और बड़ा मांग रहा है, कुर्मी समाज ये मांग कर रहे थे कि उनको जो है वो एसटी कैटेगरी में, अनुसूचित जनजाति में शामिल कर लिया जाए। लेकिन अर्जुन मुंडा जो कि भाजपा के ही केंद्रीय जनजाति मंत्री थे, उन्होंने कुछ ऐसा बयान दे दिया कि उसके बाद से कुर्मी समाज जो है वो पूरी तरह से नाराज हो गया। अर्जुन मुंडा का बयान निकल के सामने आ गया कि ऐसे कुर्मी को आदिवासी एसटी में, अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की कोई मांग ही उनके पास नहीं आई है अभी तक। तो ये क्योंकि लगातार आंदोलन, वर्षों से आंदोलन चल रहा है कि कुर्मी समाज को जो है एसटी में शामिल किया जाए, और अर्जुन मुंडा का ऐसा बयान आने के बाद कहीं ना कहीं कुर्मी समाज में बहुत ज़्यादा नाराजगी देखने के लिए मिली। उसके बाद से कुर्मी समाज जो है वो पूरी तरह से कटता हुआ नजर आ रहा है, और जयराम के नाम पे एक बड़ा विकल्प जो है वो कुर्मी समाज को सामने दिख रहा है। तो आपको क्या लगता है, इसी कॉन्टेक्स्ट में एक सवाल होगा, सुदेश महतो का ये दावा जो है कि कुर्मी के हम नेता हैं, लोकसभा चुनाव में जयराम महतो उनकी टीम ने जो परफॉर्म किया, जिस तरीके से पहली बार चुनाव लड़े यूथ लड़के काफ़ी कम उम्र के, और 8 लाख 8.5 लाख वोट लाया, और अब अगर विधानसभा चुनाव में जयराम महतो उनकी टीम अच्छा परफॉर्म करती है, फिर सुदेश महतो का क्या होगा? सुदेश महतो तो डरे जरूर होंगे इस बात से, क्योंकि गिरिडीह में ही उनके कद्दावर नेता चंद्रप्रकाश चौधरी बड़े बड़े दावे करते रहे, बच्चा है, सोशल मीडिया का है, जमीनी इसके जनाधार ने, उसने तो मजबूत टक्कर दी ही, 3.5 लाख वोट लाए। उसने जिसे खड़ा किया उसके चेहरे पर अन्य लोकसभा में जो है सब मिला करके जो है वो 8.5 लाख वोट आ गए। तो सुदेश महतो आजसू पार्टी दावा करती है कुर्मी वोट बैंक का, और इसी आधार पर वो बीजेपी के साथ डील कर रही होती है, तो क्या असर पड़ने वाला है सुदेश महतो के और उनकी पार्टी के पूरे राजनीतिक करियर पर? देखिए, इसमें ये कहना कोई दो मत नहीं है कि सुदेश महतो के सामने जयराम महतो नाम का एक ऐसा नेता खड़ा हो चुका है जो उनको टक्कर देगा, क्योंकि कुर्मी समाज का जो वोट है वो लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि किस तरह से जयराम महतो के पक्ष में पड़ा। सिर्फ जयराम महतो को ही वोट नहीं मिले, जहाँ जहाँ कुर्मी समाज के वोटर थे वहाँ वहाँ उनके प्रत्याशियों को वोट मिले। चाहे हम बात करें रांची की
बात करें, चाहे अन्य जगहों की भी बात करें, कुर्मी समाज का वोट बैंक, कुर्मी समाज का साथ जो है वो जयराम महतो को मिला और कुर्मी समाज के बड़े नेता बन के उभर चुके हैं जयराम महतो। तो ये जो है वो आजसू के लिए जो है वो ठीक नहीं है, क्योंकि भाजपा ने सोचा होगा कि भाजपा आदिवासियों को साधेगी, 26% आदिवासियों को साधेगी और जो 16% कुर्मी समाज है उसको साधने का काम आजसू करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से जयराम महतो का उदय हुआ उसके बाद से भाजपा की ये नीति जो है वो बैकफुट पे जाते हुए दिखाई दी। आपको बता दें कि भाजपा ने पुरजोर कोशिश की कि भाजपा आदिवासी नेताओं का अपने यहाँ उदय करवाए। जिस तरह से समीर उरांव की कद बढ़ाने की हम बात करें, उनको राज्यसभा भेजा गया, और जिस तरह से आशा लकड़ा का कद बढ़ाया गया, उनको केंद्रीय मंत्री बनाया गया भाजपा संगठन में। तो जिस तरह से भाजपा ने आदिवासी नेताओं का उदय किया उससे ये लगा कि भाजपा जो है वो आदिवासी नेताओं को तवज्जो दे रही है और इसका संदेश आदिवासियों के बीच में जाए और जो 26% आबादी है आदिवासियों की वो भाजपा से कनेक्ट हो। क्योंकि बाबूलाल मरांडी जो कि झारखंड के एक बड़े फेस हैं, पहले मुख्यमंत्री है, उनको सामने रख के आदिवासियों से कनेक्ट होने का काम जो है वो भाजपा ने करने की कोशिश की और इसका कुर्मियों का जिम्मा जो है वो आजसू को दे दिया, क्योंकि भाजपा ये सुनिश्चित थी कि आखिर कुर्मी वोटर जाएंगे कहाँ, उनकी जो भी मांगे हैं उसको आगे लाने वाला काम जो है वो आजसू ही करेगी। लेकिन जिस तरह से हेमंत के प्रति जो सहानुभूति है वो देखने के लिए मिली जनता के तरफ से, और जिस तरह से जयराम महतो के प्रति दीवानगी ही हम कह सकते हैं कि कुर्मी समाज में देखने के लिए मिली, कुर्मी वोटर्स, कुर्मी युवा, सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया का ये लहर नहीं था, ये वोट में भी ट्रांसफर हुआ। ये जब देखने के लिए मिला उसके बाद से हम कह सकते हैं कि बड़ी चुनौती बीजेपी और आजसू के लिए हेमंत सोरेन और जयराम महतो दोनों मिलकर बने हैं। और जयराम महतो जिस तरह से अगर कुछ भी सीट लेके आ जाते हैं, 3, 4, 5, 6 कुछ भी सीट लेके आ जाते हैं, उसके बाद झारखंड में किंग मेकर की भूमिका में नजर आ सकते हैं। अगर कुछ सीट जयराम महतो झारखंड विधानसभा चुनाव में जीतने में कामयाब हो पाते हैं तो। और आपको ये बता दें कि जयराम महतो भले दावा करते हुए 50 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए उनके जो प्रत्याशी चुनाव लड़े हैं और जिन विधानसभा से लीड मिला है उन विधानसभा पर जयराम महतो का पूरा फोकस होगा। उनके जो प्रत्याशी उनकी तरफ से जो लड़े, उन्होंने जिस विधानसभा में सबसे ज्यादा वोट लाया है उस विधानसभा में अपने लोगों को खड़ा करके ज्यादा मेहनत की जाएगी और उनका टारगेट होगा 5 से 10 सीट। और अगर 5 से 10 के बीच सीट जयराम महतो लाते हैं तो यकीन मानिए वो किंग मेकर की भूमिका में आ सकते हैं और फिर जो है वो सत्ता में जो भी पार्टी रहे उनके साथ डील करेंगे और अपने शर्तों पर झुकाने की कोशिश करेंगे। और फिर ये कहा जाता है कि जयराम महतो जो है उनका सियासी कद जो है वो बढ़ जाएगा। ये कई लोग मानते हैं कि जयराम महतो का तो विधानसभा पहुंचना लगभग तय है। जब राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव था तब जयराम महतो ने 3.5 लाख वोट लाए, तो अगर जिस विधानसभा से लीड किया है अगर विधानसभा में उतरते हैं तो विधायक तो बनना तय है। अब देखना ये दिलचस्प होगा जयराम महतो खुद सदन पहुंचते हैं और अपने कितने साथी को सदन लेकर पहुंचते हैं। अभी हालिया जयराम महतो का बयान आया है, उन्होंने झारखंड से सभी सीटें लड़ने की बात की है। उन्होंने ये कहा है कि वो 81 के 81 सीट लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले कहा था कि जिन जिन सीटों पे वो लोकसभा चुनाव लड़े हैं उन सीटों पे तो वो लड़ेंगे ही, आगे की चर्चा आगे की जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें उन्होंने कहा कि वो सभी सीटों पर झारखंड में चुनाव लड़ने वाले हैं। चलिए, आपको हमारी बातचीत कैसी लगी? आप क्या कुछ सोचते हैं कुर्मी राजनीति को लेकर, सुदेश महतो को लेकर, जयराम महतो को लेकर? दोनों की तुलना आप कैसे करते हैं? और क्या भाजपा को कुर्मियों की नाराजगी का खामियाजा भुगतना होगा? क्या कुछ सोचते हैं आप? आपका सियासी दिमाग क्या कुछ कहता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।